बात नहीं एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। इधर साइड में कितना है? ये 60 है और इधर से ब्लॉक में से सेट किया गया है, ठीक। यहाँ पे टेंशन दे रहे हैं T1, यहाँ पे T3, इधर T2। क्या क्या फाइंड करना है? केवल T2। चलिए, ये कंडीशन आपको दी गई है। इसको अगर हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इनको तोड़ लेंगे, ये एंगल 30 है, ये 90 है, तो ये वाला 60 होगा। इधर का जो कंपोनेंट होगा इसका, और ये 50 है, सीधा वाला ये 30 हो जाएगा। इधर का ये आएगा T2 cos 30 एंड T3 cos 60। इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला जो वैल्यू मिलेगा, ये वाले को बेटा T3 sin 60, और इधर वाला जो मिलेगा ये आएगा T2 sin 30। ये आएगा ना, ये वेट इसका डाउनवर्ड पास करेगा एनर्जी, ये रेस्ट में है बेटा, कितने है? रेस्ट में है। तो ये दोनों कंपोनेंट जो होंगे, यही T1 के बराबर होगा और यही हमारा mg के बराबर होगा। जब T1 निकालोगे ना, तो T1 की जो वैल्यू आएगी वो सीधा सीधा मोशन नहीं हो रहा है। T1 माइनस mg इक्वल टू क्या आया? A की वैल्यू 0 है, तो T1 की वैल्यू mg के बराबर होगा। यानी अगर g की वैल्यू 10 है तो 10 × 10 इक्वल टू 100, और 9.8 लेंगे तो 98 आएगा, ठीक। अब ये T1 इन दोनों को बैलेंस करेगा, लेकिन यहाँ दो अननोन है तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं। इनसे आप रिलेशन निकालो T1 और T2 के बीच में, ठीक। तो आएगा दूसरा कंडीशन, T2 sin 30 इक्वल टू आएगा बेटा T3 sin 60। T2 sin 30 वैल्यू 1/2 इक्वल टू T3 और sin 60 वैल्यू √3/2। ये 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, यानी T2 की जो वैल्यू आएगी T3 √3, ये √3 आगे चले तो यही पढ़ लेंगे आप, √3 × T3 के बराबर हो जाएगा। T2 की वैल्यू √3 T3 के क्या हो गया? अपना बराबर हो गया। ये वैल्यू हमारा हो गया T2 के बीच रिलेशन, और ये दोनों कंपोनेंट मिलकर T1 के बराबर होंगे। तो अगेन हम लिख सकते हैं बेटा, T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी T2 cos 30 प्लस T3 cos 60, ठीक। अब देखो T2 into cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक, और प्लस T3 into cos 60 वैल्यू 1/2। हम क्या करें बेटा, T2 की जगह पे चाहे √3 T3 कर दो, चाहे T3 जगह T2/√3 कर दो, कहीं से भी कर लीजिए। तो हम लोग यही करें, T2 की जगह T3 √3 कर देते हैं, तो ये होगा √3 T3। लेकिन हमें T2 निकालना है ना, तो T2 के टर्म में बदलो, तो 2 बार करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। T3 का वैल्यू, हाँ,
T3 की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से T3 निकालोगे, T3 की वैल्यू आएगा T2/√2। आंसर तभी मिलेगा कि किस टर्म बढ़ जाएगा आपके पास? सर √3 आएगा। हाँ √3 बोले। तो ये हो गया T2/√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी जगह हम इसको रख देंगे बेटा, ठीक। ये आएगा T2√3/2 प्लस ये हो जाएगा कितना, T2 अपान नहीं आ रहा है 2/2√3। सर सही है सर। नहीं, हम काटना बहुत आसान रहेगा ये देख रहे हैं, ऐसे काटने में दिक्कत होगी, उसी को मॉडिफाई करके कर देगा सर अजीब सा आंसर निकल रहा है। तो चलो यही कर देते, रख दिया तो रख दिया, √3 × 2, ये 2 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे, ये 2 तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे T1 है। अब T2 हमें निकालना था बेटा, क्या करना था, T2 निकालना है। इसमें क्या करिए, √3 × 2, 2√3 कॉमन कर दो, एलसीएम, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 2√3, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3T2 प्लस कितना, T2 अपान दिस, तो ये टोटल हो गया बेटा 4T2 अपान 2√3, ये 2 4 हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू होगी √3 ऊपर जाएगा, √3 अपान 2 × T1, और T1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल चुकी है बेटा, तो √3 × 2 × 50 यानी 100, तो ये हो जाएगा 50, तो वैल्यू आ गई 50 √3। आंसर किस टर्म में दिया बेटा, हाँ इसी टर्म में, ये कंडीशन आपका करके यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। कैसे होता है, समझ गए? ठीक है हम लोग के लिए ठीक है सर।
सर स्टॉप कर दीजिए। नहीं तो दिखा दें हम तुम्हारे बच्चों को खिलाने की, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है, ठीक है? दो कर हैं? नहीं बट ये पॉजिटिवली यूज करना बेटा, तब तो कुछ फायदा है। और कहीं गाना बजाना का नहीं यूज करोगे तो फिर हाँ? मेरे गवर्नमेंट ने आपको गाने बजाने के लिए नहीं दिया, आपको पढ़ने के लिए दिया। चलिए ठीक है। अब इससे बेटा हाँ हाँ बेटा, वो आपको एक टेस्ट देना है। यूनिट आपका है स्टार्टिंग से, यूनिट एंड डायमेंशन से लेके और 2 डायमेंशनल मोशन तक। 2 डायमेंशनल बस ना, 2 डायमेंशनल सर्कुलर मोशन तक, प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर। यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर एरर, ठीक? 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर बोथ, ठीक? पूरा हाँ एनएलएम छोड़ के सब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक नहीं, वही तो डिफाइन नहीं कि आप जैसे बहुत योद्धा हैं। नहीं सर, भाग ही नहीं पाए सर, भाग ही नहीं पाए। हम लोग अरे तो भागे सोच का रहे हैं नुकसान होगा, उसमें हमारा क्या नुकसान होगा? वही ना सर। हाँ? हाँ, तो ये होगा ना। और भी सर टेस्ट रहते हैं, उसी हिसाब से कॉम्पिटिशन करेंगे। चलिए ठीक, और भी टेस्ट देना चाहिए, ठीक? कम से कम अपने आप को कितना आ रहा, भले 0 ही आ रहा है, पता चलेगा आ रहा है ना। हाँ नहीं सर, बता दीजिए डेट थोड़ा। नेक्स्ट वीक मिलेंगे बेटा, नेक्स्ट वीक में चाहे जब। सर हिंदी में भी बाइलिंगुअल करिएगा सर, नहीं तो फिर बाइलिंगुअल टाइपिंग अवेलेबल नहीं है। फिर तो मेरा अरे हम एक्सप्लेन करेंगे, लैंग्वेज से जैसी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन हम समझा देंगे। जैसे लैंग्वेज किसी नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन का, तो हम बता देंगे। जैसे फिर टाइम लगेगा वैसा। बाइलिंगुअल हमारे पास जितने मटेरियल है कोई बाइलिंगुअल नहीं है, सब इंग्लिश में ही खाली हिंदी में। सर अरे कैसे प्रॉपर्ली नहीं है कि क्या क्या टर्म बताएगा वो मुझे नहीं प्रॉब्लम, उसके लिए से देना होगा। जो भी आपकी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है कोई रहता कि आपको बहुत टफ रहता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आज एक आएगा क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी ना, आप बताइए उसको समझा देंगे। वो माइन्यूट रहता है ना, तो वही नहीं समझ में आता। अरे वो माइनस मिस्टेक तो वहीं से अरे लगता हम फ्रेंड की बता देंगे आपको। जितना दिन से आप पढ़ा रहे हैं उतना तो टर्म आपको पता उतरे, उससे ज़्यादा टर्म आता नहीं है, ठीक है? जितने आप टर्म सुनते हो उससे ज़्यादा टर्म आपके उसमें है नहीं, ठीक है? अगर कहीं का वर्डिंग ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बताइए, हम बताइए। जिसको भी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज प्रॉब्लम केवल आंसर और सलूशन और क्या फार्मूला नहीं। चलिए, तो ये हो गया था बेटा आपका प्रोडक्ट का फंक्शन रोल लेना दिया था। आगे स्टार्ट करना था फ्रैक्शन, और किसी क्वेश्चन में पूछ लिए तो फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। पूरे और बताया था। एक और सुन लो बेटा, आपके यहाँ जो पूछे जाते हैं उसमें एक पुली या 2 पुली का बनता है, ठीक है? जो ऑलरेडी बता दिए किताबों को आपको मिल जाता है, लेकिन वो बाकी जो 3-4 पुली वाले हैं वो IT वालों के, ठीक है? क्यों बता दे रहे हैं आपको समझने के लिए। जो मल्टीपल पुली सिस्टम है बेटे वो IT वालों का है, उसमें आपका नहीं बनता। आपके यहाँ सिंगल या डबल पुली ये बनाया भी रोटेट करता है। लेकिन एक और देखिए, उधर भी टर्नर बताया है। उन लोगों को क्या टर्नर लगा? उनको तो ज़्यादा मिला है। ज़्यादा मिला? नीट वाले बच्चे नहीं हैं। सब मिला के चलिए देखते हैं। चलिए आप लोग कितने मिलेगा जो बचे हुए हैं? हाँ अभी बचा हुआ है 240 से कितना पिछले बार ही आया है, अभी बचा है टोटल। उनको जो का लिस्ट रहा होगा वही आ जाएगा।
डिफरेंट आपके क्या है मार्क्सेस है। तो आपका पुलिस सिस्टम इस तरह से हैकिंग है, ठीक है। बोला क्या जा रहा है यहाँ रिलेशन दिया है उनका M1 ग्रेटर दैन M2, M1 की वैल्यू M2 से ज़्यादा है एंड M1 प्लस M2 आल्सो ग्रेटर दैन M3, M1 प्लस M2 की वैल्यू M3 से ज़्यादा है, ठीक। अब केस क्या बन सकता है, पूछा जाता है ये मान लो T1 ले लें, T1 है इसमें टेंशन की वैल्यू T2, एक में T1 है दूसरे में T2। एक्सीलरेशन जो होगा अब देखो इनकी एक्सीलरेशन और इनकी एक्सीलरेशन अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि दो अलग अलग पुलिस सिस्टम हुआ, दोनों हैकिंग कंडीशन में है, तो एक्सीलरेशन दोनों का आपका इन बॉडीज का एक्सीलरेशन अपना और इनका एक्सीलरेशन जो होगा वो दूसरा अलग अलग होगा, ठीक। तो हमने सपोज किया कि ये वाली जो बॉडी सिस्टम है इसमें एक्सीलरेशन A1 है, तो ये वाला ऊपर जाएगा, और इसमें जो है क्योंकि ओवरऑल ये वाली वैल्यू क्या है ज़्यादा है दोनों का, तो ये पूरा नीचे आएगा और ये वाला कहाँ जाएगा ऊपर, ये वाला जो नीचे आ रहा है ये A2 से है ये, ठीक है, A1 A2, ठीक। अच्छा गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज बहुत कुछ देती है बेटा, बस हम क्या कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको पढ़ने के लिए दे दिया, ठीक। दूसरी चीज़ है क्या आपको टैबलेट भी दे रही भैया, स्कॉलरशिप भी दे रही है, अरे ये मोड डिजिटल होगा, क्या कहते हैं, अरे तो टीचरों को भी डिजिटल कर दें, टीचरों को 500 देते हैं वो है, टीचरों को 500 देते हैं हो गए, इतना ही कहे कौन कहा था नहीं ये कौन लेक्चर, अच्छा सबका ब्यौरा दिया है। चलिए देखिए बेटा, तो बोला क्या जा रहा है इसमें टेंशन क्या होगा T1 और T2 की वैल्यू और साथ में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। थोड़ा जुगाड़ लगाइए पहले तो हम बताएं, लगाइए देखिए नेताजी का हो गया लास्ट ईयर जब हुआ था तभी सब कुछ आ गया कि आपको टाइम आज मिल रहा है ना, पहले ही आ चुका, ये बढ़ रहा है 6 साल ही आया। टैबलेट पाए हैं
पॉलिसी कोई भी गवर्नमेंट की, जितनी भी पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, अगर पॉजिटिवली वो यूज हो, ठीक है, तो बहुत कुछ देती है गवर्नमेंट, बट वही है कि हम कितना उसका बेनिफिट उठा पाते हैं, डिपेंड करता है इस पर, ठीक। बताए बेटा क्या आ रहा है, जल्दी करिए। चलिए देखिए बेटा, हो गया A1 इंटू निकल गया, चलिए। अच्छा, जब आपने A2 के लिए क्वेश्चन बनाया है तो ये यहाँ क्या कंसीडर किया है इनको? M1 प्लस M2G माइनस M3G अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, ये A2 का मान है। चलिए देखिए बेटा, अब देख लो मैच कर लीजिए। टेंशन T1 का निकाल इन दोनों में बेटा M1 बड़ा है, अपने पहले रिलेशन दिया गया था, तो ये नीचे आएगा, ये वाला ऊपर आएगा। पहले एज ए इंडिविजुअली जैसे सिंगल पूरी करते थे ना, उसके काम की स्वाप कर लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए करोगे तो देखो M1 के डाउनवर्ड काम करेगा और ये क्या काम करेगा बेटा, M2, ठीक है। तो आएगा M1G माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू T इक्वल से नंबर फर्स्ट। इसके लिए करोगे T1 माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, ठीक। अभी हम लोग इसको एज ए इंडिविजुअली कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके लिए कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, M1G माइनस M2 इंटू G इक्वल टू M1 इंटू A प्लस M2 इंटू कितना A। यहाँ से D का मान M1 माइनस M2 इंटू G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। A की वैल्यू निकालोगे M1 माइनस M2 इंटू G बाई M1 प्लस कितना ये A1 हमने लिया था, तो A1 ले लेना, A1 निकल गया, ठीक। इससे आप A1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में रखो, क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन से करोगे तो T1 की वैल्यू आएगा बेटा M1G माइनस M1 इंटू M1 इंटू G माइनस M1 इंटू A की वैल्यू कितना है, A1 है, M1 माइनस M2 इंटू G क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये जब इसे M1 है, जैसे जब आप करोगे तो आएगा M1 स्क्वायर क्या प्लस M1 M2 इंटू G, इसे करेंगे तो M1 स्क्वायर G प्लस M1 M2 G अपॉन, ये कैंसिल हो गया। तो T1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 2M1 M2 इंटू G बाई M1 प्लस तो M1 इंटू G बाई M1 प्लस क्या हो गया, M2 के बराबर, क्लियर है ना। दूसरा आप करेंगे किसकी वैल्यू, अब हमें T2 निकालना है। देखो जैसे मान लो हम ऐसे लटके हुए हैं किसी चीज़ से, आप दो कोई हमारे दोनों पैर को पकड़ के लटक रहे हैं, तो जो इसमें और इसमें टेंशन होगा उसी का सब तो हमारे बॉडी पे आएगा ना। तो ये मान लो दोनों पैर हो गए, ये आपका बॉडी हो गया, अब इस पे टेंशन T1 इस पे है, तो टोटल इस पे टेंशन कितना होगा, डबल हो जाएगा भाई, यही दोनों इससे तो हैंग कर रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या होगा, T1 के क्या आएगा बराबर, लेकिन ये
T2 की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्या किया था आपने? डायरेक्ट डबल कर डायरेक्ट डबल कब होता है जब ये सिस्टम हमारा किसमें होता, रेस्ट में होता, तब डबल हो जाता। और ये भी रेस्ट में होता तो ये भी दोनों कैसे T1 = M1G हो जाता, तब तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक, तो इसलिए हम डायरेक्ट डबल नहीं करेंगे। फिर इसके लिए जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इसे सुन लो, पहले सुन लो, तब कैसे करते रहोगे तो बना लोगे। इस पूरे को एज ए सिंगल बॉडी मान लो, इस पूरे को क्या मान लो आप, एज ए सिंगल बॉडी मान लो जिसका मास M1 + M2 हो गया। अब इसको पूरा एज ए सिंगल बॉडी हो गया और इसका मास कितना हो गया, M1 + M2 हो गया। अब ये M1 + M2 × G - T2 = M2 × E करेंगे। ठीक, फिर क्वेश्चन में T2 का रिलेशन बनेगा, उससे T2 आप निकालिएगा और E2 निकालिएगा। बात समझ में आया? और यही क्वेश्चन अगर आपका ये रेस्टिंग सिस्टम होता तो सीधे 2T1 = हम लोग क्या कर लेते, T2 कर लेते। ठीक, चलिए अगेन से हम अप्लाई करेंगे बेटा सेकंड पार्ट के लिए। ये हो जाएगा आपका, इसे एज ए सिंगल बॉडी करेंगे तो आएगा M1 + M2 × क्या, G। लेकिन ध्यान रखना, अब यहाँ पे एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है, पहले सिर्फ लो जी, इधर देखो छापना पड़ता है। पहले कंडीशन क्या है, एक चीज आपको फिर यहाँ कंफ्यूज कर सकता है। जैसे हमने कहा टोटल मास M1 + M2 × G, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा यार T1 T2 भी काम कर रहा है, उसको घटा लेते हैं। घटाने के होता है ये पूरा मिला के इसी पे काम कर रहा है। ये T1 T2 इसीलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि आपका क्या हो रहा है, ठीक है, इसके साथ में हैंग किया गया है, उसके साथ में क्या किया गया है, हैंग किया गया है। तो उस कंडीशन में जब आप करोगे तो यहाँ करेंगे, देखो कैसे, M1G - T1 और T1 - M2G, तो ये प्लस है, एक माइनस एक कट जाता है, बचता है क्या, M1 +, तो वही बचा है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, M1 + M2 × G - T2 = M1 M3 है, आपको M1 + M2 × A2 से ले लिया है और उसके लिए क्वेश्चन होगा T2 - M3 × G = क्वेश्चन नंबर इसको मान लो बना लिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड बना लो, बना लो, हो गया। आगे चलेंगे, पे नेट जो रहेगा ऐसे नहीं बनाइए क्वेश्चन, क्योंकि ये मोशन में है ऑलरेडी, तो मोशन में है तो इफेक्टिव वेट दोनों के वेट के इससे टेंशन के साथ दे दो भैया, ऐसा नहीं करिए बेटा, ऐसे नहीं करिए, क्योंकि ये रेस्ट में तो है नहीं, रेस्ट में होता तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को लटका लेते हैं। इफेक्टिव वेट तो इस पे लगेगा, फोर्स डाउनवर्ड होगा या T1 + T2, और मोशन आपका होगा ये जो कंडीशन दिया जाता है तो रेस्ट में कर दिया जाता है। तो यहाँ हमने दोनों को मूव करा दिया है, दोनों को मूव करा देंगे, ऐसा करके थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ में कंसीडर नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जब दोनों मोशन होगा तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, ये M1 + M2 × G, ये वेट तो लग रहा है लेकिन ये ऑलरेडी मोशन में है, ये इफेक्टिव वेट होगा वो चेंज हो के इस पे लगने वाला जो वेट काम करेगा वो T1 + T2 करेगा, लेकिन T1 + T2 तो करेगा, उधर वाली बात बन जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन हमारा बनेगा ना, वो ये बनेगा बेटा कि ये जो बॉडी आपकी है ये मोशन में है तो इफेक्टिव मास हम क्या लेंगे, ठीक है, इसलिए जब दिया जाता तो एक ही है M1 + M2 = क्या कर देते हैं, M3 करके क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए, M1 + M2 = क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा। ठीक, तब हमारा T2 की वैल्यू निकाल दीजिएगा, M1 + M2 = M3 हो गया, तब आप निकालेंगे। अब ये जब कंडीशन ये हो गया तब यहाँ से करिएगा क्या, 2T1, ठीक, 2T1 - T2, ठीक है, या जब ये पूरा फैक्टर बराबर हो गया तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, रेस्ट के बराबर हो जाएगी, तब T2 की वैल्यू वहाँ पे क्या निकाल लीजिए, T2 क्या हो जाएगा आपका, G के बराबर कर दीजिए। ठीक है, इसमें का क्वेश्चन और इस टाइप का सब बराबर हो जाएगा।
T2 बराबर हो जाएगा F3। हाँ, T2 बराबर 2 T1। अब वहाँ से कर मैंने क्वेश्चन है ये समझ गए आप? प्लस का सोचना करवा देते हैं। ये तो उसी से मिलता जुलता फोटो है। एक क्वेश्चन और in the figure pulley are smooth and strings are massless. M1 equal to 1 kg, M1 equal to 1 kg, M2 equal to 1 by 3 kg. If to keep M3 at rest, mass of M3 is mass की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे सिचुएशन उसी को क्या कर दिया गया है? 2T1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 2T1 equal to M3 into G कर दीजिएगा। इसमें जो आएगा अगर रेस्ट में रखें तो T1 equal to क्या? M3 into G कर लीजिएगा तो वैल्यू जो आएगा वो हमारा रेस्ट के लिए आता है। एक क्वेश्चन है इसी का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है, देख ले सेम डायग्राम वही है बट क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया गया है। वहाँ पे हम लोगों ने मान लिया था ये बराबर है, यहाँ पे बराबर नहीं कह रहा है, उसने ऐसे कह दिया है फोटो सेम ऐसे है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है M1, M2 और M3। इसे M1 दिया था, इसे M2 दिया और इसे M3। कंडीशन क्या बोल रहा है? M1 की वैल्यू दी है 1 kg, M2 की वैल्यू 2/3 है बेटा, 1/3 है। M2 की वैल्यू 1/3 kg है, 1/3 kg। आपको M3 की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है? पार्ट इसके लिए डिटरमाइन करना है पुली आर स्मूथ एट क्या स्ट्रिंग नाम मास लेस M1 equal to 1 kg, M2 equal to 1/3 kg टू कीप M3 एट रेस्ट मास ऑफ M3। M3 का मास कितना होना चाहिए कि ये किसमें हो? रेस्ट में हो। तो रेस्टिंग कंडीशन के लिए बेटा हम लोग करते हैं ये यहाँ पे जो टेंशन डेवलप होगा T हमारा T1 है और ये क्या है आपका T2 है, ठीक? T2 तो उस केस में जब रेस्ट में है तो T1 equal to T2 होगा और यही T2 equal to कितना होना चाहिए? M3 into G के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक? तो यहाँ पे सिचुएशन आपका होगा ये M2G और ये हो गया बेटा M1G, ठीक? तो यहाँ पे फॉर रेस्ट फॉर किसके लिए? रेस्ट में रहने के लिए वैल्यू ऑफ M3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये बताना है आपको, ठीक? देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन में आप पहले ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा तो आएगा M1G माइनस T1 इक्वल टू M1 into A और T1 माइनस M2G इक्वल टू M2 into A। डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन T1 क्या है बेटा? ये आएगा M1 माइनस M2 into G जैसे पीछे लगा था इक्वल टू M1 प्लस M2 into A, ठीक? A की वैल्यू वही आ गई M1 माइनस M2 into G। फाइंड के बाद हम रख लेंगे इसकी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, ठीक? अपॉन M1 प्लस M2 हो गया ना इतना। A की वैल्यू निकाल दिया हम, T की वैल्यू निकाल लो। प्राइमरी क्वेश्चन फर्स्ट से करोगे, ठीक? अगर फार्मूला डायरेक्ट आपने याद है तो सीधे फार्मूले बता दीजिएगा, ये तो हम आपको डायरेक्ट करके बता देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से करो तो T1 की वैल्यू वही आया फिर से M1G माइनस M1 into A, M1 into G माइनस M1 into A की वैल्यू आई है M1 माइनस M2 into G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक? एलसीएम वही दिया तो आया कि M1 स्क्वायर G प्लस M1 M2 G माइनस M1 स्क्वायर G प्लस M1 M2 into G। अगर फार्मूला आपको रेडीमेड याद है तो इतना लगाने, वैसे एग्जाम में आपको रेडीमेड ही याद रखना पड़ेगा, इतना लगाने का नहीं होगा, ठीक? सर
जब रेस्ट में होगा तो T2 की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 हो गए तो उसके बाद 2T1 T2 का 2T1 हो जाएगा, और जब 2T1 होगा वही हमारा क्या M3 into G के बराबर आ जाएगा। कट गया था 2m1 m2 बाई कितना m1 प्लस m2 m1 m2 G पर m1 प्लस m2 ये T1 की वैल्यू हो गई। अब फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द इंटीग्रल, फॉर किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम मतलब ब्रैकेट में करो रेस्ट, आप किसके लिए M3 मास वाले को रेस्ट में रखने के लिए देखो T2 की जो वैल्यू होगी वो 2T1 के बराबर होगा, और यही कंटू M3 इंटू क्या हो जाएगा G के बराबर हो जाएगा। अब देखो 2T1 की वैल्यू कितना है 2m1 m2G अपान m1 प्लस m2 इक्वल टू m3 इंटू G, दोनों साइड से G चला गया बेटा, 2 2 जा 4, m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 2/3 अपान 1 प्लस 1/3 है ना, हाँ बेटा 1/3 m3 है ऊपर 1/3 इक्वल टू m3, देखो ये होगा 4/3 और 3 में 3 तो 4, ठीक है, तो ये भी 4/3 मतलब क्या, अरे वही ऊपर में 4/3 नीचे 4/3 1, तो m3 की वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, अब थोड़ा सा वो भी शुरू कर दिया जाए। प्रॉब्लम ये भी अभी पूछ लीजिएगा अगर लेडी सर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कल से एग्जाम शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है, और शाम की मीटिंग में 2:30 से 3:30 एग्जाम है, ठीक, तो अब वो उसमें क्लास का अरेंजमेंट क्या है, आप लोग का क्लास खाली रहेगा, एग्जाम नीचे ही कंडक्ट होगा या ऊपर भी होगा, ऊपर नहीं है, और वो VIP मॉडल रखा गया है, तो हाँ तो आओ उसको भगा दीजिए, भैया जाओ घर का काम, चलिए ठीक हो गया बेटा, आप यही से स्टार्ट हो ना, आपका यही से एडमिशन है, कल पेपर है, हम लोग करेंगे BA BSc फर्स्ट ईयर, आप इसमें हो, चलिए इधर से बेटा, क्या होता है बेटा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन देखो इंग्लिश बोल देते हैं, द अपोजिंग टेंडेंसी बिटवीन टू क्या कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर कॉल्ड फ्रिक्शन, दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है उसी को नाम देते हैं हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, द अपोजिंग फोर्स डेवलप बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस इज नोन एज फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं उनके बीच में और फ्रिक्शन डेवलप कब होता है, जब उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने की टेंडेंसी, या तो मोशन हो रहा होगा या तो होने की
टेंडेंसी। तो जब टेंडेंसी होती है तब उस समय डेवलप होने वाले फ्रिक्शन को लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक मतलब हिंदी में कहते हैं कौन सी? स्थैतिक घर्षण होते हैं, ठीक। और जब मोशन स्टार्ट हो चुका होता है उस टाइम पर जब फ्रिक्शन डेवलप होता है उसे टर्म कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, हिंदी में कहते हैं गति घर्षण, ठीक। तो उसको फिर हम लोग पार्ट में आगे डिवाइड कर लेते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा क्या करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन देखिएगा, the opposing force develop between two contact surfaces when they are either under relative motion, रिलेटिव मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन हो रहा होता है। दे आर आइदर रिलेटिव मोशन आर हैविंग टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन, या तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या तो होने की बेटा क्या हो टेंडेंसी हो, तो उसी को हम लोग कह देते हैं क्या फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे आप फ्रिक्शन कह देते हैं, ठीक है। और जनरल कंडीशन में हम लोग लेते हैं जैसे मान लो आपको कोई बॉडी है, हमेशा फ्रिक्शन एक पॉइंट लिखिएगा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस relative motion between two contact surfaces, दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में ये हमेशा रिलेटिव मोशन क्या करता है, ठीक है, अपोज करता है, ठीक। अब वो सरफेस चाहे इधर भी मूव करना चाहिए, जैसे बेटा हम मान लो इसको दिया डस्टर है, अगर हमने इसको मोशन कराने की टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इस साइड, इधर करेंगे तो इस साइड, मतलब वो हमेशा अपोज करता है मोशन का, वो हमेशा अपोज करता है क्या मोशन का। एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है जैसे हमारे यहाँ अपनी राजनीति में जो भी गवर्नमेंट होती है अपोजिशन हमेशा उसका क्या करता है अपोज करता है, चाहे अच्छा करे चाहे ठीक, कुछ भी करेंगे तो अपोजिशन का काम करेंगे उसका क्या करता है अपोज करता है। वही कंडीशन फ्रिक्शन वाला है, मतलब अपोजिशन ऑलवेज आए फ्रिक्शन का काम करता है, ठीक है। आप अच्छा करें तो भी वो बुराई उसको निकालेगा, बुरा करें तो निकाल देंगे, ठीक। तो कंडीशन यहाँ पे भी वही है बेटा, फ्रिक्शन हमेशा मोशन का क्या करेगा अपोज करेगा, चाहे इन द डायरेक्शन में, अगर मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अपोजिट हमेशा काम करेगा। अगर मोशन राइटवर्ड हो रहा है तो लेफ्टवर्ड हो रहा है तो क्या होगा राइट काम करेगा, ठीक। अगर आपने और ये तभी काम करेगा जब उसमें रिलेटिव मोशन हो रहा होगा या होने की टेंडेंसी हो। जैसे अगर आपने इसको रेस्ट कर दिया, अभी कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो क्या फ्रिक्शन डेवलप होगा, अभी तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, उससे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या है। अभी इस केस में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, जैसे इंक्लाइन पे होता है तो फ्रिक्शन डेवलप होता है क्योंकि अपने वेट की वजह से उसके मोशन की टेंडेंसी होती है, बट अभी इसकी मोशन की टेंडेंसी नहीं है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अगर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ इस कंडीशन में 0 है तो एफ मतलब एफ क्या मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू स्मॉल एफ से हम दिखाएंगे बेटा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0, पर अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इंक्लाइन पे होगा तो एक्सटर्नल फोर्स आप ना ही अप्लाई करेंगे तभी फ्रिक्शन डेवलप होगा, ठीक। अब इसी में अगर हम लोगों ने बेटा इसमें एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स मान लो यहाँ अप्लाई किया आपने, ठीक, तो इसका वेट तो यहाँ भी काम कर रहा था, वेट क्या काम कर रहा था mg, रिएक्शन फोर्स आपका था यहाँ पे, ठीक, लेकिन अभी फ्रिक्शन नहीं था, अभी फ्रिक्शन नहीं था क्योंकि इसके मोशन की टेंडेंसी नहीं थी, ठीक। बट यहाँ पे अगर एक एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया तो अब इसका वेट कभी भी mg है, रिएक्शन फोर्स आपका क्या होगा r से भी दिखाते हैं बेटा, m से भी दिखाते हैं। रिएक्शन फोर्स है, इसे तो नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है, ध्यान रखिए। नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या आउटवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। ये कंडीशन हो गया, r की वैल्यू अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो r की वैल्यू mg के बराबर होगा, r की वैल्यू क्या होगा mg। ये भी पहले पॉइंट एक बार समझ लो, फ्रिक्शन बता दें। अगर किसी इंक्लाइंड सरफेस पे आपने रखा
तो यहाँ पे अगर ये मास की बॉडी रखोगे तो वेट किधर काम करेगा, डाउनवर्ड। इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ mg cos थीटा और इधर की तरफ mg sin थीटा। ठीक, अब यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स होगा वो mg के बराबर की mg sin थीटा की mg cos थीटा, mg cos थीटा, क्योंकि ये सरफेस ये है, इसके परपेंडिकुलर इनवर्ट कंपोनेंट ये है, तो ये आपका काम करेगा एज ए रिएक्शन फोर्स का। r की वैल्यू होगी यहाँ पे क्या, mg cos थीटा के बराबर। हमें दो ही कंडीशन यूज करना होगा, या तो इनवर्ट सरफेस पे या तो, ठीक है। तो इस केस में r की वैल्यू mg के बराबर है बेटा, और यहाँ पे r की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होगा। ठीक, रिएक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के लिए फार्मूला हमारा होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू होता है म्यू इनटू r, ये म्यू इनटू L लिखेंगे। म्यू इनटू r की वैल्यू इस केस में करोगे तो mg के बराबर होगा, तो यहाँ पे डेवलप होने वाला फ्रिक्शन फोर्स म्यू इनटू mg होगा, और यहाँ पे डेवलप होने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा बेटा, यहाँ म्यू इनटू r लिखेंगे, बेसिक फार्मूला म्यू इनटू mg क्या हो गया, cos थीटा। ये तो बेसिक आपका रिलेशन बन गया। अब कंडीशन होता है कि जब हम लोग सब डिवाइड कर लेते हैं कि वो काइनेटिक होगा कि स्टैटिक होगा। ठीक, तो अगर बॉडी में मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मोशन में स्टार्ट होने से पहले तक जो फ्रिक्शन काम करता है उसे हम लोग कह देते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर मोशन स्टार्ट हो गया है तब जो ऑपरेटिंग फोर्स लगता है उसे कहते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन। अब किन्हीं दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक होता है। किन्हीं दो किसके लिए, कॉन्टैक्ट सरफेस के लिए पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट सरफेस होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट नहीं, मतलब एक बार का सीधा दूसरा करे, दूसरी बार दूसरा नहीं करे, उन्हीं सरफेसेस के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो और क्या काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऑलवेज स्ट्रक्चर का वैल्यू आपको क्या, कौन सा, एवरेज ग्रेटर देन एफ यानी काइनेटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन स्टैटिक भी दिखा देंगे, तो वो ऑलवेज होता है। आप बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते, साइकिल एंट्री सबको चलाने आता होगा, कोई ऐसा नहीं साइकिल चला लेते हैं, चलिए ठीक, साइकिल हम लोग चला लेते हैं ऐसे सभी लोग। ठीक, जब साइकिल आप चलाना शुरू करते हो, क्योंकि गाड़ी का अगर तो एक्सीडेंट करते तो आपको नहीं पता चलता कितना बल लगा रहा है, लेकिन साइकिल जब चलाते हैं अपने से चलाते हैं। ठीक, तो उस केस में जब आपको साइकिल को स्टार्ट करते चलाना, तो देखो आपको पैडल में ज़्यादा क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और जब चलने लगता है तो एक कॉन्स्टेंट फोर्स हम लगाते रहते हैं, वो चलता रहता है। उस समय कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए केवल उतनी ही फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जितना उस समय फ्रिक्शन के द्वारा पोजीशन होगा। ठीक है, जितना फ्रिक्शन के द्वारा क्या होगा, पोज होगा। और जब आप मोशन स्टार्ट करते हो तो बॉडी ऑलरेडी पहले किसमें होता है, रेस्ट में होता है, और हर इंसान अपनी इनर्शिया में क्या करता है, मेंटेन रखना चाहता है। ठीक है, जैसे रोज समझा के टीचर और घर वाले परेशान हो जाते हैं, अच्छा पढ़ता ही नहीं, पढ़ता है क्या किस विचार में, पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले तो यहाँ नहीं आते, ये तो बात यहाँ पे आ रहे हो, किसी के दबाव में नहीं आ रहे। हाँ, ये हो सकता है कि क्या टैबलेट के दबाव में आ रहे हो, ठीक है, तो मिल गया तो फिर नहीं आए होते। ठीक, तो आ रहे तो कुछ पढ़ना सीखना चाहते तभी आ रहे हैं। अब ये है कि जिसके लिए आ रहे हैं उसके लिए थोड़ी मेहनत और करनी पड़ती है। ठीक है, अभी जो कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए अभी और मेहनत की क्या है जरूरत है, उसके लिए मेहनत करिए अगर आ रहे हैं तो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या डरना मत लगाए, अपने से आ रहे हैं, कुछ पढ़ने सीखने की जरूरत टेंडेंसी है, उसी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हाँ, उसी को थोड़ा सा क्या करिए, बढ़ा दीजिए, उससे आउटपुट में मिल जाए। ठीक है, चलिए ठीक, तो ये तो कंडीशन आपका हो गया पहले से फ्रिक्शन के, जिससे हम लोग टाइप्स में बांट लेते हैं, काइनेटिक और स्टैटिक। तो टाइप का फ्रिक्शन में बात कर रहे हैं। यहाँ कौन क्या है, लिख बेटा म्यू। अभी सब डिवाइड नहीं किया गया तो सीधे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्या, फ्रिक्शन। हिंदी में पढ़ा होगा अपना घर्षण गुणांक, हिंदी में बोलते हैं घर्षण गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ क्या, फ्रिक्शन, इसी को कह लेते हैं आप घर्षण क्या गुणांक कह लेते हैं। ठीक, सर हिंदी आती है तो सर वो जो पेपर बनाइएगा उसका ट्रांसलेशन कर दीजिएगा, खुद ही कर दीजिएगा। मतलब क्या, हिंदी में आप समझ के उसको जो है हिंदी में लिख दीजिएगा। टाइपिंग ही तो नहीं आती यार, करवा दीजिए। वो टेढ़ा काम है। यहाँ जो साइंस का टाइपिस्ट बड़े कम मिलते हैं हिंदी में, और भी आता आपको टाइप करना आता है, लेकिन आपको जरूरत पड़ता है हिंदी नहीं आता, हिंदी
अरे जितनी भी आदमी बता देंगे पहले सीख लो एक ठीक, हम बता दें किसी को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम उठा के देखेंगे और उसमें कोई इतना टेढ़ा वर्ड ही नहीं होता यार, जैसे आपको साइंस सब्जेक्ट में जो बहुत टेढ़ा हो ठीक। हाँ कभी कभी लैंग्वेज का मीनिंग थोड़ी सी मतलब अलग जगह बदलती वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में इंग्लिश बहुत टेढ़ा नहीं, हिंदी बोलते उससे टेढ़ा हो जाए। मेरे लिए जब तक दोनों नहीं रहता तो कंफर्टेबल नहीं, दोनों चाहिए। कहोगे कल उर्दू भी चाहिए, तेलुगु भी चाहिए तो नहीं नहीं सर, हिंदी या इंग्लिश। अरे दोनों के खड़े रहेंगे यार, एक लैंग्वेज रहेगी आपके पास, दूसरा हमसे पूछ लेना। हाँ ट्रांसलेटर रहेगी, इसमें दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी नहीं बताएंगे। नहीं उसमें सर आप बताएंगे पूछेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा नहीं हम तो आपके लिए खड़े मेरा रहेंगे, ज़्यादा होगा वेस्ट कहने का। आपको भी टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। अरे भाई आप ये कहोगे ना कि ये 10 मिनट पहले सर पेपर ही समझा दीजिएगा। अरे कितना टाइम में घंटा कार आगे तो सारे क्वेश्चन भी करेंगे, पेपर भी समझा देंगे। जहाँ किसी को दिक्कत होगी ऐसे 2-4 45 क्वेश्चन में 2-4 6 वर्ड आते हैं जहाँ पे थोड़ा हो ठीक, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसा नहीं होता है ठीक है। अरे यही वर्डिंग होती है यार, कोई ऐसा कुछ होता है क्या, जैसे आप स्टार्टिंग में 2-4 मिनट प्रॉब्लम आती है, बाकी लैंग्वेज में फैक्टर नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट आता है तो लैंग्वेज में नहीं होता है, लैंग्वेज में फैक्टर नहीं होता है। चलिए देखिए बायो में टर्मिनोलॉजी अलग आती है, बायो में लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, अगर आप हिंदी से पढ़े तो बायो में प्रॉब्लम होती है। बाकी तो इस केमिस्ट्री तो ऐसे ही होता है, इस केमिस्ट्री मैथ ये सब इनमें नहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। चलो देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाते हैं थोड़ा सा। हम दो का एक बात देते हैं बेटा, एक हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक बेटा तब लगते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका तब काम करता है ठीक है जब क्या हो, बॉडी मोशन स्टार्ट करने से पहले तक जो अपोजिंग फोर्स होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी वेरिएबल, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वेरी करता रहता है। इसी को एक कैटेगरी हम बात करते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक है, एक टर्म आता है आपका क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिलहाल वो इसी स्टैटिक फ्रिक्शन के ही मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग क्या कह लेते हैं, लिमिटिंग। इसीलिए कैटेगरी नहीं की जाती, बट याद रखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल हो सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके, अभी बताएंगे ठीक। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए है, जो भी है वो वही लगेगा, वहाँ पे वेरिएशन नहीं आता जब तक आपका क्या म्यू की वैल्यू चेंज ना हो। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू उन्हीं सरफेसेस के लिए ठीक है, आपकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है। और स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होने का सेंस क्या होता है आप समझ लीजिए, इससे हमें पॉइंट आया है जैसे ये है बेटा, मान लो यहाँ पे हमने लिया म्यूएस की वैल्यू 0.4 एंड म्यूके की वैल्यू 0.3। ऑलवेज म्यूएस ग्रेटर देन म्यूके होता है, इसीलिए एफएस की वैल्यू एफके से क्या होती है, ज़्यादा होती है ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अगर मास आपका एम है, मालूम ने ले लिया 10 kg का ये ब्लॉक था, 10 × 10 इसका मास कितना लिया आपने, 10 kg ले लिया। तो आप फ्रिक्शन फोर्स एफएस निकालेंगे तो आएगा म्यूएस × आर, एफएस की वैल्यू आएगी म्यूएस × क्या, आर आएगा। तो म्यूएस की वैल्यू होगी बेटा 0.4, आर की वैल्यू आएगी 100, मतलब हो गया 40.0 न्यूटन आया ना। एफके की वैल्यू निकालोगे तो आएगा म्यूके × कितना, आर, म्यूके की वैल्यू 0.3 × आर की वैल्यू 100 है आपका, दैट इज 30 न्यूटन। कितना आ गया, 30 न्यूटन। ये है 40 न्यूटन, ये है 30 न्यूटन ठीक। अब कंडीशन क्या होता है, कैसे पूछा जाता है तब, एक तो क्वेश्चन आपको ये बनता है कि कोई फोर्स आपको दिया के बोला गया बॉडी में मोशन होगा या नहीं, तो मोशन इससे हम डिसाइड करते हैं, किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर नहीं हो जाता है ठीक है, बराबर होने पे जस्ट मोशन स्टार्ट होने की कंडीशन होगी, जब उससे लीड करेगा उससे बढ़ेगा तब जाके मोशन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो अगर आपको कहीं डिटरमाइन करना है कि बॉडी में मोशन स्टार्ट होगा या नहीं, तो आप इससे नहीं करेंगे, किससे करेंगे, इससे लगाएंगे कि अगर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये कहलाता है, इसी को हम आल्सो कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसी को आल्सो क्या करते हैं बेटा, एफएल भी कहते हैं या फिर मैक्स कहते हैं
ये एफएस की मैक्सिमम वैल्यू आपकी है 40 न्यूटन। अब सुनो, अगर यहाँ से अप्लाई होने वाला फोर्स हमें 20 न्यूटन लगाया तो क्या बॉडी मोशन स्टार्ट होगा? नहीं। आप डिटरमाइन कर लो एफएस की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर एफएस से कम है तो मोशन स्टार्ट नहीं होगा। पक्का? इधर बात समझ में आ रहा है ना? अरे भाई ये खींचने में 40 न्यूटन जरूरत है, 20 लगा तो हिलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में मोशन आपका स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वैल्यूज को हम बढ़ा के 40, अच्छा इस केस में 40 न्यूटन लगाया तो इस केस में डेवलप होने वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? 20 या 40? इस कंडीशन में इसमें जो डेवलप होने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो 20 होगा या 40? हाथ उठाइए, 40 वाले हाथ उठाओ। 40 ये वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन के जो फार्मूले से मिला है। तो हमने अप्लाई किया फोर्स में 20 न्यूटन। तो क्या अभी ये बॉडी में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा होगा बॉडी और पॉइंटर सर्कल दोनों के बीच में, वो आपका 40 न्यूटन होगा 20 न्यूटन होगा? कितना होगा? 20 वाला बताओ। 20 न्यूटन ही होगा। वेरिएबल वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। 40 नहीं होगा? क्यों नहीं होगा ये समझ। अगर अप्लाइड फोर्स जो होता है, ध्यान से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। अगर अप्लाइड फोर्स जो इस पे अप्लाई किया जा रहा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से जब तक कम होता है, जब तक कम होता है तब तक पहली बार बॉडी मूव नहीं करेगी। और दूसरे केस उस स्टैंड पे जो डेवलप होने वाला है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्या डेवलप होने वाला फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स से बराबर होगा। पॉइंट ध्यान रखिएगा। If applied force will be lesser than maximum value of static friction, then friction force developed at that instant will be always equal to applied force. उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होते हैं वो हमेशा अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पे क्या होता है? बराबर होता है। इनवर्शन है ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अभी 20 हुआ तो दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स अभी कितना डेवलप होगा? 20। हमने इसको बढ़ा के 40 कर दिया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप होगा? 40। अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट अब मोशन स्टार्ट होने वाला है। अगर इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मोर देन 40 कर दे, 40.01 भी कर दोगे, कुछ भी किया आपने, इससे ज़रा सा भी छीट किया तो तुरंत बॉडी में मोशन स्टार्ट होगा। और जैसे मोशन स्टार्ट हुआ उसके बाद काइनेटिक लगने लगेगा, उसके बाद काइनेटिक लगने लगेगा। ठीक है, इसीलिए गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं तो साइकिल चलाना शुरू करते तो पहले थोड़ा सा दबाना तेज पड़ता है, जैसे मूव किया कम दबाते तो भी चलने लगता है। क्योंकि अब जो ये हम तो ये डाटा लिया है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा था ना, ये 10 न्यूटन जैसे वो किया घट गया ये वैल्यू ना अपोजिंग वाला, ये 10 न्यूटन वाला जो आपका एक्स्ट्रा आपने लगा चुके हैं वो भी तो आपको मोशन में हेल्प किया। तो उस केस में इसीलिए बाद में क्या होता है तेजी से चलने लगता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी वेरिएबल होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है उसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब तक बॉडी पे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई नहीं करेंगे तब तक बैलेंस नहीं होगा। और जब आपका 40 न्यूटन अप्लाई कर दिया तब भी अभी बॉडी मोशन स्टार्ट नहीं करेगी। इससे अगर थोड़ा भी एक्सीड कर दिया, मतलब इसकी वैल्यू कितना दिया था 40, अगर 40 से थोड़ा सा भी आपके फोर्स से क्या वैल्यू क्या किया बढ़ा दिया, मोशन क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे मोशन क्या होगा आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो नेचर हमारा बदल के अब क्या हो जाएगा काइनेटिक, स्टैटिक विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। तब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें एक्सेलरेशन वगैरह जब फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी नहीं रखेंगे। ये खाली मोशन को डिसाइड करने के लिए यूज होता है कि मोशन स्टार्ट होगा कि नहीं। इतना समझ गया? तो ये तो हो गया आपका काइनेटिक क्या होगा स्टैटिक। इसके लिए जो फार्मूला आप लिखेंगे तो एफएस की वैल्यू आएगी म्यू इनटू आर, ठीक, और इसकी वैल्यू आएगी एफटी की वैल्यू म्यू के इनटू कितना आर। सिंस म्यू एस इज ग्रेटर देन क्या म्यू के, सो एफएस आल्सो ग्रेटर देन क्या होता है एफ के होता है। ठीक है, हमेशा म्यू एस किसी दो गिवन क्वांटिटी सर्फेसेस के लिए म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज़्यादा है, इसलिए एफएस की वैल्यू भी एफ के से क्या होगी ज़्यादा हो जाएगा। अब इतना करो, सब नेक्स्ट वीडियो में जाएगा।